हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद फन। देखिए आज की वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं एक नया आर्टिकल, जो आर्टिकल नंबर 4 है। आर्टिकल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करनी है इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कल की वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का टॉपिक है, जो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल या ब्रॉड ऑन पोजीशन of electric dipole electric field intensity in equatorial or broad on position of electric dipole। क्लियर है? तो ये है आज का आर्टिकल हमारा। तो देखो, जैसे हमने कल जो समझा था वो समझा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन। तो डाइपोल की एक्सियल पोजीशन बनाई थी, तो मैंने बताया था आपको कि डाइपोल की एक्सियल पोजीशन के लिए एक आर पार उसमें से लाइन कर देंगे, ठीक, उसको एक्सिस बोल देंगे। और इक्वेटोरियल मैंने बताया था पॉइंट ऑफ से परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे बाय एक्सिस में, तो उसको क्या बोल देंगे हम, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आज हमें उसी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसका। देखो ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बना देंगे। इसको जरा सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये ए पॉइंट हो गया इसका, ये बी पॉइंट हुआ, ये इसका मिड पॉइंट हुआ ओ, ये इसका मिड पॉइंट हुआ ओ, ये एल है और ये भी क्या है, एल है, ठीक। ये एल है, ये भी एल है। यहां पे रखा हमने माइनस क्यू चार्ज, यहां पे रखा हमने प्लस क्यू चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर मैं इसमें खींच रहा हूं लाइन इस टाइप से आर पार, तो वो एक्सियल पोजीशन हो जाएगी। और अगर मैं ओ पॉइंट से होती हुई ऊपर की ओर लाइन खींच रहा हूं बाय एक्सिस पे, तो वो हो जाएगी इक्वेटोरियल। तो हमें यही वाली खींचनी है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक। तो इसके लिए हमने एक लाइन खींची, ये, ठीक, ये लाइन खींची। और इस लाइन पे ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। इस लाइन पे मान लिया हमने एक पॉइंट, कितना, पी पॉइंट मान लिया, ठीक। और जैसे हमने कल के आर्टिकल में मिड पॉइंट एक ओ से एक डैश डैश लाइन इधर को खींची थी, वो आर डिस्टेंस पी पॉइंट की थी। तो इस वाले में भी क्या काम करना, पॉइंट ओ से पी तक की डिस्टेंस आर ही माननी है हमें, जैसे कल वाले आर्टिकल में मानी थी हमने। तो ये हो गई आर डिस्टेंस, क्लियर। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये भी चेक कर लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मैं इसको इससे मिला दूं और इसको हम इससे मिला दें, तो देखो यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल थीटा है, ठीक। तो आप ध्यान से सुनो, एंगल ए पी ओ या एंगल बी पी ओ दोनों एक दूसरे का राइट एंगल है और एक जैसे एंगल है, ठीक। तो आर ये इस वाले ट्रायंगल में ए पी ओ में देखो आप, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इस वाले ट्रायंगल में भी ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आप सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि हाइपोटेनियस इक्वल कितना होता है बच्चों, अंडर रूट
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो अगर मुझे हाइपोटेनस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस निकालने के लिए यहाँ पे लगानी है तो क्या काम करना पड़ेगा? देखो ये हाइपोटेनस हो गया इस वाले ट्रायंगल का और ये हाइपोटेनस हो गया इस ट्रायंगल का। इसमें हमें हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? हाइपोटेनस आएगा इसका अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर। इसी प्रकार इसका आ जाएगा कितना? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस बेस यानी कि एल स्क्वायर। ठीक, ये हो गए। अब हमें P पॉइंट पे निकालनी है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे मेन चीज यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो हम उस जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है उस पॉइंट पर हमें टेस्ट चार्ज रख कर देख लो, क्योंकि उसकी वजह से डायरेक्शन पता चलती है। तो टेस्ट चार्ज रखेंगे P पॉइंट पर, हम क्या मानते हैं? टेस्ट चार्ज। P पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज मान लिया, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारा P है और यहाँ पे हमने मान लिया बच्चों टेस्ट चार्ज Q नोट। टेस्ट चार्ज क्या मान लिया? Q नोट। ठीक, अब एक बात बताओ आप, अब हम चेक करेंगे प्लस, देखो प्लस Q के कारण इस पे कैसा फोर्स लगेगा और माइनस Q के कारण इस पे कैसा फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन से ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की जानकारी मिल जाएगी और उसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? टेस्ट चार्ज का। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान सुनो, प्लस का Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कैसा फोर्स लगाएगा? प्लस का Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कैसा फोर्स लगाएगा? आप बोलोगे कि रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के कैसे हैं? सेम चार्ज है, प्लस का ये है, प्लस का चार्ज ये है, तो ये वाला चार्ज इस पर आगे की ओर धक्का इसको दे देगा। तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये डायरेक्शन होगी बच्चों E1, मान ली हमने E1। क्लियर? ये डायरेक्शन होगी हमारी E1 वेक्टर। अब बात करते हैं किसकी? माइनस का Q चार्ज प्लस के Q चार्ज पे, प्लस के Q नॉट चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा? आप बताओगे कि अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगेगा तो ये नेगेटिव वाला चार्ज टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आप बोलोगे कि ये टेस्ट चार्ज क्यों नहीं खींच रहा इसको ऊपर को? ये इन दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स लगाया तो मैंने आपको बताया टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग सकते हैं लेकिन टेस्ट चार्ज दूसरों पर अपना फोर्स नहीं लगाएगा। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं माइनस का Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन। तो ये नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा इसको, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी इधर की ओर, ये हो जाएगी E2 वेक्टर। E2 वेक्टर। क्लियर है बच्चों? E2 वेक्टर। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने आपको कल बताया था कि जब दो वेक्टर एक दूसरे से किसी एंगल पर झुके होते हैं, जब दो वेक्टर, याद रखो क्या याद रखना कि जैसे मान लो एक वेक्टर ये है A वेक्टर और ये B वेक्टर, ठीक, किसी एंगल पर झुके होते हैं तो इनके बीच में को इनका रिजल्ट जाता है, इनके बीच में को इनका रिजल्ट जाता है जिसको बोलते हैं कैपिटल R। और R की जो वैल्यू आती है बच्चों अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB कॉस एंगल कितना? दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल यानी कि थीटा। ये अल्फा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्फा। क्लियर है? तो याद रखेंगे जब दो वेक्टर किसी एंगल पर झुके होते हैं, जब दो वेक्टर किसी एंगल पर झुके होते हैं तो इनके बीच का रिजल्ट, इनके बीच में उनका रिजल्टेंट जाता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया और उसकी वैल्यू होती है R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का 2AB कॉस अल्फा। ठीक, तो देखिए यहां पर भी यही केस बन रहा है, यही कंडीशन यहां पे फॉलो हो रही है। क्या? कि E1 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, E2 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो सीधी सी बात है इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा।
इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है। इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा जिसको बोल देंगे ई वेक्टर, ठीक, इसको बोल देंगे ई वेक्टर, क्लियर। तो इसको हम ऐसे डैश डैश लाइन से मिला देंगे रिजल्टेंट को इनसे, क्लियर। अब देखो ज्योमेट्री के हिसाब से यो एंगल थीटा है, यो एंगल थीटा है तो बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और यो एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा ज्योमेट्री के हिसाब से, इसको याद रखो आप। तो यहां पे हमें ये देखने से पता चला कि E1 और E2, एक वेक्टर E1 था और एक वेक्टर E2 था, इनका रिजल्टेंट आया E, और E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों के बीच का जो टोटल एंगल हो गया वो हुआ थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा। कितना हो गया, थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा। तो चलिए अब इसको, हमारा डायग्राम ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या काम करते हैं, इसके बारे में कुछ लैंग्वेज लिखते हैं। तो लिखेंगे सभी बच्चे आप, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, let us consider an electric dipole AB having dipole moment small p, having dipole moment small p, having dipole moment small p, ठीक, इतना लिख लिया। फिर लिखेंगे सपोज at small r distance, suppose at small r distance in equatorial position of the dipole, in equatorial position of the dipole, a point is p, a point is p, इक्वेटोरियल पोजीशन में एक पॉइंट r डिस्टेंस पर कौन सा है, p है। फिर लिखेंगे इसके बाद at which electric field intensity is to be determined, at which electric field intensity is to be determined, ठीक। then from the diagram, ठीक, then from the diagram electric field intensity at point P, electric field intensity at point P due to plus Q charge, तो प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो होगी E1, वो कितनी होगी E1, और E1 की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन चार्ज जिसके कारण बन रही है इंटेंसिटी, और अपॉन चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो यहां से Q चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, √r² प्लस का L², तो √r² प्लस L² का स्क्वायर, क्लियर, ठीक। अब जरा ध्यान सुनो, तो ये आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L², Q अपॉन r² प्लस L², क्योंकि देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा इतना, तो इसको नीचे लिख देंगे E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L², अलोंग डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, अलोंग BP वेक्टर, तो BP की डायरेक्शन में ना, BP की डायरेक्शन में है, क्लियर है, अलोंग BP, ठीक। एंड अब लिखेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ठीक। तो कितनी हो जाएगी,
वो आएगी आपकी E2 माइनस क्यू चार्ज के कारण कितनी है E2 है, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखो माइनस का साइन साथ नहीं रखना क्योंकि इंटेंसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपको जब भी हमें वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करनी है तो हम जो है चार्ज का साइन साथ नहीं रखेंगे। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस इसकी भी कितनी है आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो कैसे क्या हो जाएगा इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो इसके लिए हम नीचे लिख देंगे इसको E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर अलोंग किसके अलोंग है, तो इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर आ रही है तो ये है PA के अलोंग PA वेक्टर। ठीक, अब यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यू पर देखने से हमें ये पता चल रहा है कि E1 की वैल्यू उतनी ही है जितनी की E2 की वैल्यू है, दोनों देखो सेम क्वांटिटी है, हालांकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन ये दोनों सेम है। ठीक, ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर मैं इसको x मान लूं, लेट कर लिया ये हमने, अगर मैं इसको x मान लूं, लेट कर लिया हमने लेट E1 की वैल्यू, इसको टोटल को क्या मान लूं x, तो सीधी सी बात है इसको भी हम x मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं। तो यहां पे लिख देंगे से, यहां पे मान लिया हमने तो इसके आधार पर से मतलब कह सकते हैं किसको, इसको भी क्या कह सकते हैं, x कह सकते हैं। दोनों की वैल्यू हमने इतनी बड़ी ना लिखकर x और x दोनों इक्वल मान, क्लियर। अब निकलेगा यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है। देखो कल मैंने आपको बताया था अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट निकलता है सब्ट्रैक्ट करके या घटा के, और अगर दो वेक्टर एक दूसरे की ही डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट निकलता है आपका ऐड करके, जोड़कर। लेकिन मैंने ये भी बताया था आपको तीसरा पॉइंट कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से किसी एंगल पर झुके हुए हैं तो उनका जो रिजल्टेंट निकलता है वो फॉर्मूला लगता है उसके लिए √a² + b² + 2ab इनटू cos थीटा, और थीटा क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है। ठीक, अब यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है मुझे E1 और E2 के बीच का, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पर झुके हुए हैं, थीटा प्लस थीटा यानी कि 2θ एंगल पर झुके हुए हैं। ठीक, तो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल टू रिजल्टेंट इंटेंसिटी E इक्वल टू √E1 का स्क्वायर प्लस का E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos, एंगल कितना है, एंगल है टोटल 2θ, एंगल है 2θ, तो a² + b² + 2ab इनटू cos अल्फा, यहां पर टोटल एंगल कितना लेंगे हमने 2θ, तो E इक्वल टू √, अब वैल्यू रखेंगे वही, वैल्यू कैसे रखनी है, E1 की वैल्यू x मान ली, देखो हम वैल्यू x ना मान के भी कर सकते थे, हम इसको सॉल्व x ना मान कर कर सकते थे, लेकिन हमने क्या काम करा, थोड़ा छोटा कर लिया। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर रखता फिर इस वैल्यू को यहां पर रखता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसलिए हमने क्या मान लिया, इसको छोटे वैल्यू मान ली है। तो E1 की वैल्यू कितनी, x² प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, वो भी x है, प्लस 2 इंटू E1 की x और E2 की x यानी कि x² और cos 2θ। ठीक, चलो आगे देखो,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ई इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक, अब यहां पर हमने ले लिया कॉमन। कॉमन क्या लेंगे बताओ? ई इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहां पर बचा आपका 1 प्लस के कॉस 2 थीटा। 1 प्लस के कॉस 2 थीटा। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि cos 2 थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कट जाए। तो एक फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, देखेंगे जरूर, इसको याद रखेंगे। तो E इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू देखो 2 cos स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 2 2 जा 4, तो अंडर रूट से बाहर आएगा 2, एक्स स्क्वायर का आएगा x और cos स्क्वायर थीटा का आएगा cos थीटा। cos थीटा क्लियर? E इक्वल टू 2x cos थीटा। ठीक, अब E इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू अब रख दो, बड़ी वाली कोई सी भी, ये वाली रख दो या ये रख दो। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितनी है R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ठीक, और याद रखेंगे यहां पे चल रहा है अभी हमारा cos थीटा, यहां पे चल रहा है अभी हमारा cos थीटा। क्लियर है? नोट करो इसको। cos थीटा। अब देखो भाई, अब क्या काम करना है हमें? cos थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, ट्रायंगल से, किसी भी ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू निकाल लो भाई। cos थीटा की जो वैल्यू आएगी बच्चों, cos थीटा की जो वैल्यू आएगी, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो किसी भी ट्रायंगल का बेस ले लो, बेस ये है, हाइपोटेनियस से है। cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस क्या होगा? L होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर होगा। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर होगा। क्लियर? cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। थोड़ा ऊपर लिख दूं मैं, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, अब ये वैल्यू हमें cos थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। तो देखिए E इक्वल टू इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ देखो 2q इंटू cos थीटा की वैल्यू रख दो L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, यानी कि इसको हम आगे भी सोल्व करेंगे। कैसे? E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे Q इंटू 2L, सॉरी देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको नोट करो आप, मैं रफ कर रहा हूं ऊपर से। तो cos थीटा की वैल्यू हमें रखनी है बच्चों, cos थीटा की वैल्यू हमें रखनी है
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस से, यानी कि एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे हम, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, क्या आएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और मल्टीप्लाई cos थीटा की वैल्यू है कितनी, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L और अपॉन, अब देखो ध्यान से सुनो, इसको हम ऐसे लिखे रहेंगे, अभी आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर होल पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, 1/2, तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आ गई 1/2। ठीक, तो अब इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन, देखो मल्टीप्लाई में पावर होती है ऐड, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर यहाँ पे कितनी, 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितनी होगी, 3/2। क्लियर, तो ये आ गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है, P, जिसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल मोमेंट, क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो लिख देंगे E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे ये लगाना हमें, सिंस R बड़ा है L से, R की वैल्यू L की कंपेयर में बड़ी है, तो R स्क्वायर की वैल्यू और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, किससे, L स्क्वायर से, तो R स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और L स्क्वायर बहुत कम हो जाएगा, सो नेग्लेक्ट L स्क्वायर, तो इसी वजह से L स्क्वायर छोटा होने के कारण L स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, देखो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, 0 मान लिया, की पावर 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू आएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है, और अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा ये एक्सियल का, और अगर मैं 2 हटा दूं तो बन जाएगा इक्वेटोरियल का, इन दोनों में यही फर्क है, तो इनके फर्क के हिसाब से इसको नोट करो, ये हो गया भैया प्रूफ। अब इसके बाद एक नोट पॉइंट लिख लो, दोनों में रिलेशन क्या है इनमें, कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। क्लियर है, तो देखो ये कल जो हमने प्रूफ करा था वो करा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन, तो ई एक्सियल वो आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। p क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और आज जो प्रूफ करा है वो आया है इक्वेटोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। आज का आया है फॉर्मूला ये, न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो ई एक्सियल इतना हो गया, ई इक्वेटोरियल इतना हो गया, ई एक्सियल इतना हो गया और इक्वेटोरियल ये हो गया। अब अगर हमें निकालना है रेशियो, तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल बराबर आता है आपका 2, याद रखेंगे, क्योंकि देखो 2 ही का डिफरेंस है, अगर डिवाइड कर देंगे तो बाकी सब कट जाएंगे और 2 बच जाएगा आपका।
तो ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल बराबर आएगा 2। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा गया है। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। आर्टिकल आपका प्रूफ हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करते रहे बच्चों, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।